नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली सबको इंतजार है वोटों की काउंटिंग का, जो कल शुरू होगी। चुनाव के नतीजे आएंगे, कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका फैसला होगा, कौन विधायक बनेगा कौन घर बैठेगा, ये सब कुछ कल तय होगा। लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त के इल्जाम आज से ही लगने लगे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के 16 उम्मीदवारों को बीजेपी की तरफ से 15-15 करोड़ का ऑफर आया। संजय सिंह ने कहा कि 6 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ का लालच देकर बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है। इस आरोप को साबित करने के लिए एक फोन नंबर जारी किया गया। दावा किया गया कि दिल्ली सरकार के मंत्री मुकेश अहलावत को इस नंबर से फोन आया और इसके बाद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की मीटिंग बुला ली। जवाब में बीजेपी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से शिकायत की, केजरीवाल के आरोपों को झूठ बताया, आरोपों की तुरंत जांच कराने की मांग की। एलजी ने भी देर नहीं की, एंटी करप्शन ब्यूरो को इंक्वायरी का काम सौंप दिया। एसीबी की टीम पूछताछ के लिए केजरीवाल के घर पहुंच गई, लेकिन अफसरों को केजरीवाल के घर में एंट्री नहीं मिली। फिर संजय सिंह शिकायत लेकर एसीबी के दफ्तर पहुंचे। कुल मिलाकर दिल्ली में काउंटिंग से 24 घंटे पहले जमकर ड्रामा हुआ। लेकिन सवाल यह कि कौन विधायक होगा कौन नहीं, इससे पहले विधायकों की खरीद फरोख्त कैसे हो सकती है? कौन कितनी सीटें जीतेगा ये किसी को पता नहीं है। फिर विधायकों को कौन खरीदेगा और कौन बेचेगा? अगर किसी ने फोन किया, आम आदमी पार्टी के नेताओं से संपर्क किया, तो केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने पुलिस में कंप्लेंट करने के बजाय बयानबाजी शुरू क्यों की? और सबसे बड़ा सवाल है कि इस मामले में एलजी ने इतनी फुर्ती से एक्शन क्यों लिया? कुछ ही मिनटों में एसीबी की टीम केजरीवाल के घर कैसे पहुंच गई? और जब पहुंच गई तो केजरीवाल ने एसीबी के अफसरों को, एंटी करप्शन ब्यूरो को घर में घुसने क्यों नहीं दिया? उनके सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए? जिस नंबर से मुकेश अहलावत को फोन किया गया था वो किसका नंबर है? फोन करने वाला है कहां? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा आज की बात में। इस मामले में पहला तीर कल शाम को ही संजय सिंह ने छोड़ दिया था। संजय सिंह ने कल शाम को ही आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के पास बीजेपी की तरफ से कॉल आने लगे हैं। 15 करोड़ रुपए का लालच देकर बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया जा रहा है। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, 16 विधायकों और उम्मीदवारों को कांटेक्ट किया गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को 15 करोड़ रुपए और मंत्री पद देने का ऑफर दिया है। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने भी यही आरोप लगाया। केजरीवाल ने सुबह सुबह सारे उम्मीदवारों की मीटिंग बुलाई, काउंटिंग शुरू होने से पहले पूरा माहौल बना दिया, तब जाकर बीजेपी के नेता एक्टिव हुए। दिल्ली बीजेपी के महासचिव विष्णु मित्तल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के आरोपों की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो से कराने की मांग कर दी। एलजी ने भी बिना देर किए एसीबी को जांच के आदेश दे दिए। एलजी के आदेश पर तुरंत एक्शन भी हो गया। मामले की जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई। एक टीम केजरीवाल का बयान दर्ज करने के लिए उनके घर पहुंच गई, दूसरी टीम संजय सिंह के घर की तरफ निकली और तीसरी टीम मुकेश अहलावत की तलाश में जुट गई। हालांकि जब यह सब हो रहा था तब संजय सिंह और मुकेश अहलावत केजरीवाल के घर में ही थे, लेकिन एसीबी की टीम को केजरीवाल के घर में एंट्री नहीं मिली। वहां आम आदमी पार्टी की तरफ से वकीलों की फौज मौजूद थी। 1.5 घंटे के इंतजार के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसर नोटिस देकर वहां से निकल गए। इस नोटिस में केजरीवाल से आज ही पूछताछ का वक्त मांगा गया था। नोटिस में एसीबी ने केजरीवाल से उनके ट्वीट का आधार पूछा है, उन विधायकों की डिटेल मांगी है जिन्हें फोन आए। आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के हेड संजीव नासियार ने कहा, एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसरों के पास कोई लीगल नोटिस नहीं था, उन्हें पूछताछ की इजाजत नहीं दी जा सकती। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया। इससे यह साफ है कि जांच ड्रामा है और यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। पिछले 1.5 घंटे से एसीबी की टीम जब यहां पर आई थी, खाली हाथ आई थी, उनके पास कोई नोटिस नहीं था। 1.5 घंटे में उन्होंने किससे ऊपर से इंस्ट्रक्शन ली। इंस्ट्रक्शन लेने के बाद अभी हमारे को 5 मिनट पहले एक नोटिस सर्व किया है। उस नोटिस में हम प्रॉपर तरीके से उसका रिप्लाई करेंगे और लीगल दायरे में
जो भी उसकी आगे के कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो लिया जाएगा। नोटिस में कुछ नहीं है, जो ट्विटर का एक हवाला है, इवन उसमें जो कंप्लेनेंट है उन्होंने खुद कहा कि एलजी ऑफिस का पीएस उसमें कंप्लेनेंट है, ना उसकी कोई कंप्लेंट की कॉपी दी, ना कोई कंप्लेनेंट का नाम दिया, सिर्फ एक नोटिस है। उस नोटिस को हम प्रॉपर तरीके से रिप्लाई देंगे। जब एसीबी की टीम यहाँ पर आई थी तब उनके पास ना कोई पेपर था, इवन स्टैंप भी नहीं थी, स्टैंप भी उन्होंने बाद में मंगवाई। पेपर नोटिस भी बाहर से तैयार होकर आया। किसने नोटिस तैयार करके भेजा है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से तैयार होकर आया है? कोई बीजेपी की कंप्लेंट नहीं है। जो हवाला अभी नोटिस में दिया गया है उसमें कोई कंप्लेंट का नोटिस किसी का हवाला नहीं है, सिर्फ ट्विटर की उस पर हवाला दिया है। पहले केजरीवाल और उनके साथी कह रहे थे कि इतना बड़ा करप्शन हो रहा है, 15 करोड़ ऑफर हो रहे हैं, इसकी जांच क्यों नहीं होती। जब जांच होने लगी और टीम केजरीवाल के घर पर पहुंची तो उन्हें घर में घुसने नहीं दिया गया। हालांकि जिस समय टीम केजरीवाल के घर में मौजूद थी, इंतजार कर रही थी, उसी दौरान संजय सिंह एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में पहुंचे और उन्होंने भी लिखित शिकायत दी। इसी दौरान एसीबी ने संजय सिंह से कुछ सवाल पूछे। संजय सिंह ने कहा उन्हें जो कहना था वो उन्होंने शिकायत में लिखकर दे दिया है। अब एसीबी उस शख्स को खोजे, उससे पूछताछ करे जिसने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को फोन किया। हालांकि दावा यह है कि मुकेश अहलावत ने जो फोन नंबर बताया है, जिस नंबर से फोन करके उन्हें 15 करोड़ का सो कॉल्ड ऑफर दिया गया, उस नंबर से कॉल आई ही नहीं थी। मुकेश अहलावत ने खुद उस नंबर पर फोन किया था। जब संजय सिंह से यह पूछा गया, इसके बारे में सवाल किया गया, तो संजय सिंह थोड़ा अटके, फिर संभल कर उन्होंने कहा अगर फोन में कोई मिस्ड कॉल होती है तो आदमी पलटकर कॉल करता है, लेकिन वो इस बात पर कायम है कि बीजेपी उनके उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये हमने एसीबी को कहा है। क्या दिल्ली के अंदर हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, गैंगवॉर, कोर्ट के अंदर हत्या के मामले में आदरणीय एलजी महोदय इतनी ही त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं? नहीं करते। अच्छी बात है कि इस मामले में इतनी सक्रियता दिखाई जा रही है। वीरेंद्र सचदेवा कल हमारे आरोपों के बाद घबरा के नौटंकी करने पहुंच गए वहां एलजी के पास। एलजी चिट्ठी लिख रहे हैं एसीबी को, एसीबी पहुंच रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। अरे क्यों? मैं खुद आ गया शिकायत करने। सर जांच कराइए इस पूरे मामले की। आपका बयान हमने नंबर दिया है मुकेश अहलावत को, जिस फोन नंबर से कॉल आई थी उसकी जांच कराई जाए। कौन सा वो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका? ये जो नंबर है, ये नंबर दे। इसी नंबर को जब हमने तहकीकात की तो ये निकल के सामने आया कि उनको तो पहले 2 बार कॉल किया गया था मुकेश अहलावत के नंबर से ही। बाद में उन्होंने कॉल करने के लिए पूछा था कि क्यों कॉल आया था। तो आपके पास मिस कॉल आता है तो आप उसको अगर अननोन नंबर होता है तो कॉल बैक करते हैं। कॉल तो उनके नंबर से पहले गया हुआ है अहलावत जी, उन्हीं को ही। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर कोई मिस कॉल आई है आपके नंबर पे तो उनके हो सकता है उन्होंने पलट के किया हो। एमएलएस की खरीद फरोख्त की बात तो सुनी थी, लेकिन उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त की बात पहली बार सुनी है। इस केस की अहम कड़ी है आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत। मुकेश अहलावत ने ही सबसे पहले 15 करोड़ के ऑफर का आरोप लगाया। आज एसीबी की टीम मुकेश अहलावत के दफ्तर भी पहुंची, उन्हें पूछताछ का नोटिस सर्व किया और इससे पहले केजरीवाल के घर मीटिंग में आए मुकेश अहलावत ने उस कॉल के बारे में डिटेल शेयर की। अहलावत ने बताया कि उनके पास प्रवेश वर्मा की तरफ से देवेंद्र नाम के किसी शख्स का फोन आया। देवेंद्र ने उन्हें पार्टी छोड़ने के एवज में 15 करोड़ रुपए और बीजेपी सरकार में मंत्री पद का ऑफर दिया। लेकिन जब मुकेश अहलावत से इस बातचीत का सबूत मांगा गया तो उन्होंने कहा कॉल व्हाट्सएप पर आई थी, इसलिए वो उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए। 12 बजे के आसपास फोन आया था मेरे पास और वो बोल रहे थे मिलने के लिए कि आपसे मिलना चाहते हैं और प्रवेश वर्मा जी के ने आपसे को फ़ोन मिलवाया है। तो मैंने कहा क्यों मिलवाया भाई, क्या काम है आप लोगों को? हम तो आम आदमी पार्टी के हैं। और बोले आपके फ़ायदे के लिए है, आपको फ़ायदा ही होगा। तो मैं कहा फ़ायदा क्या होगा, चुनाव तो हो गया, अब फ़ायदा तो बात पहले कर लेते, चुनाव से पहले करते। लेकिन वो बोले नहीं, आप समझा करो, कुछ और भी फ़ायदे होते हैं। तो मैं कहा और क्या फ़ायदे होते हैं? तो इतना तो मैं समझता हूँ क्या फ़ायदे। तो थोड़ा मैं भी सोचने लगा, बात लूँ इनकी बन की। तो इन्होंने बोला कि आप समझा करो, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई
तो हम आपको मंत्री बना देंगे। 15 करोड़ का फिगर देखो कहाँ से आया? देखो सुनो मेरी बात। कोई सबूत कहाँ से आया? फिर उन्होंने मेरे को ये बोला, रिकॉर्डिंग तो देखो ऐसा है, व्हाट्सएप कॉल किया है, कोई व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग है, फिर वो नंबर हमने चेक किया, फिर नंबर हमने चेक किया, नहीं लगा। मैंने व्हाट्सएप किया आपको। मुकेश अहलावत के बाद सिलसिला शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों और सिटिंग एमएलए ने भी इसी तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। द्वारका से आम आदमी पार्टी के विधायक और उम्मीदवार विनय मिश्रा ने दावा किया बीजेपी के लोग उनसे मिलने आए थे और उन्हें भी 15 करोड़ रुपए के साथ मंत्री पद का ऑफर किया। गाली गलौज पार्टी का एक सदस्य आया था मेरे पास और उन्होंने कल बात कही कि आप रिजल्ट से पहले आप पार्टी ज्वाइन कर लें तो आपको 15 करोड़ रुपए, और अगर किसी को साथ लेके आते हैं तो साथ में मंत्री परिषद। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब इतने सर्वेस दिखा रहे हैं इनकी सरकार बन रही है तो क्यों ये फिर हमारे पीछे आ रहे हैं, विधायकों के पीछे जा रहे हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल गेम खेलना चाह रहे हैं और फ्रैक्चर्ड मैंडेट लेके सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी कोई सदस्य टूटेगा नहीं। जब सरकार जेल में थी तब कोई विधायक टूटा, तो अब क्या टूटेगा? सबूत आप लोगों ने दिया है, अरविंद केजरीवाल को दिखाया है कि हमने जो था सारी बात बता दी है, बाकी अब हमारे नेता इस पर डिसीजन लेंगे। मंगोलपुर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राकेश जाटव ने भी दावा किया, उन्हें भी फोन आया था। और मजे की बात है कि जाटव से जब पूछा गया कि उन्हें कितने पैसे ऑफर किए गए तो उन्होंने कहा 15 से 20 करोड़। जाटव ने कहा जो कॉल आई उसका नंबर उनके फोन में सेव नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि कॉल करने वाला था कौन। आ ही रहे हैं ऑफर के लिए तो 15 करोड़। अब पता नहीं, नंबर तो मेरे पास ऐड नहीं है। अच्छा, क्या बात हुई थी? बस वो 15 करोड़ 20 करोड़ देंगे और आप आइए। आपका क्या कहना है? आपने क्या जवाब हम दिया? तो जान भी आज के लेकिन इस मामले में बीजेपी की तरफ से एलजी को चिट्ठी लिखकर सारे मामले की जांच कराने की मांग करने वाले विष्णु मित्तल ने कहा केजरीवाल के आरोप लोगों को बहकाने के लिए हैं, ये केजरीवाल का नया ड्रामा है। विष्णु मित्तल ने कहा जब नतीजे ही नहीं आए तो विधायकों की खरीद फरोख्त कैसे हो सकती है, कौन करेगा? अगर कोई फोन आया तो आम आदमी पार्टी के नेता पुलिस के पास शिकायत करने क्यों नहीं गए? जब एसीबी के अफसर उनके घर के दरवाजे पर पहुंच गए तो उन्हें घर में घुसने क्यों नहीं दिया गया? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। हमने सुबह ही कंप्लेंट फाइल कर दी थी और हमने पहले इंक्वायरी कराने के लिए हम बोल रहे हैं, इसका मतलब हम ठीक है। और जब जांच होगी, टीम भी पहुंच चुकी है, सामने आएगा कि क्या सच और क्या झूठ है। लगातार आप दिल्ली की जनता को झूठ बोल रहे हैं, लगातार आप आरोप लगा रहे हैं, तो कब तक? अभी तो परिणाम भी नहीं आए, अभी तो वो कैंडिडेट्स हैं जिनको वो खरीदने की बात कर रहे हैं, अभी तो विधायक बने भी नहीं है। पहले कल ये तो पता लगे कि वो विधायक बन भी रहे हैं क्या। तो लगातार आप गुमराह करते रहोगे, जनता कब तक गुमराह होगी? इसीलिए तुरंत एक्शन हुआ है कि कल तक ही पता लगना चाहिए कि क्या हुआ है। इसके बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव सामने आए। उन्होंने कहा आरोप लगाना और फिर भाग जाना केजरीवाल की पॉलिटिक्स का स्टाइल है। हर चुनाव में वो ऐसा ही प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करते हैं, लेकिन अब ये और नहीं चलेगा। सचदेव ने कहा अब केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत को जांच एजेंसी को सबूत दिखाने होंगे। जांच के बाद सारी हकीकत सामने आ जाएगी। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया, बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जिस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, दिल्ली वाले इस राजनीति को पसंद नहीं करते। हर चुनाव से पहले, चाहे निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, आपका ये प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है। लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को पसंद नहीं करती और हम कह रहे हैं आपने जो झूठ लूट की राजनीति दिल्ली में की है अब नहीं चलेगी। आपको जवाब देना पड़ेगा। तथ्य रखिए, सबूत रखिए, नहीं तो जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए। कानून अपनी प्रक्रिया से काम करता है। हमने शिकायत राइटिंग में दी है, अगर संजय सिंह को कुछ कहना है लिखित में कहें। हमने अब एंटी करप्शन ब्यूरो को अपनी कंप्लेंट दे दी है। अब कानून को अपना काम करने दीजिए, पता करने दीजिए ना वो नंबर किसका है। अरविंद केजरीवाल का है, आतिशी मारलेना का है, मनीष सिसोदिया का है, संजय सिंह का है। जांच में सामने आएगा। अब मैं आपको दिल्ली के एमपी मनोज तिवारी का रिएक्शन सुनवाता हूं। मनोज तिवारी ने कहा इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी को छोड़ने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल का इतिहास रहा है कि वो बेबुनियाद आरोप लगाते रहे हैं,
लेकिन इस बार उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। इसलिए या तो आरोपों के सबूत देने होंगे, वरना फिर जेल जाना पड़ेगा। हम इनको पूरी तरह से नंगा करके रखेंगे, क्योंकि ये अगर आप कुछ इस तरह के आरोप लगाते हैं जिससे किसी की इमेज खराब होती है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर गलत आरोप लगा रहे हैं तो आपको जो सजा है कानूनन वो मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुचिता में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रूफ के आधार पर बात करती है। हम हवा में बातें नहीं करते। हम जब तक शंका हो, बात उठे, तो अपनी एक रिसर्च करके ही हम आगे बढ़ते हैं। इन लोगों का एक मोडस ऑपरेंडी बन गया है, किसी पे आरोप लगा देना, सनसनी फैला देना। अरे अभी तो रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आने के बाद क्या होगा ये देखना है। आप पहले से इस तरह की बातें, तो आधार क्या है उनको बताना ही पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ना तो गलत करती है, ना तो किसी को गलत करने देगी। एक कहावत है, सूत न कपास आपस में लट्ठम लट्ठा। काउंटिंग हुई नहीं, रिजल्ट आया नहीं, कोई एमएलए बना नहीं, लेकिन 15-15 करोड़ के ऑफर आ गए। इससे ज्यादा बचकानी बात और क्या हो सकती है। इस तरह की हवाई बातों का कोई मतलब नहीं होता। कई बार सरकार बनाने के लिए एमएलए कम पड़ जाते हैं, तो खरीद फरोख्त की बातें हमने सुनी हैं, पर यहां गांव बसा नहीं, मांगने वाले पहले आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है। एलजी ने अच्छा किया, इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। संजय सिंह भी यही कह रहे थे कि 15-15 करोड़ के ऑफर की जांच होनी चाहिए। हैरानी की बात है कि जो केजरीवाल दिल्ली के लोगों से बार बार ये कहते थे कि कोई रिश्वत मांगे, घूस देने की कोशिश करे तो फोन रिकॉर्ड कर लेना, मोबाइल फोन से वीडियो बना लेना, लेकिन 15-15 करोड़ के मामले में उनके 16 में से एक भी नेता ने ऑफर देने वाले शख्स का न तो फोन रिकॉर्ड किया, न वीडियो रिकॉर्डिंग की। आम आदमी पार्टी का यह कहना कि बीजेपी दिल्ली में पुलिस और ईडी के बल पर चुनाव जीतना चाहती है, सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके दिल्ली में सरकार बनाना चाहती है, बेमानी है। 2015 में दिल्ली में केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, ईडी भी उसके पास थी, पुलिस भी थी, सीबीआई भी थी। 2020 में भी यह सारी ताकत बीजेपी के पास थी। दोनों बार आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से कैसे जीत गई। जब जनता साथ हो तो बाकी सारी बातें बेमानी हो जाती हैं। केजरीवाल ने इतना जरूर किया कि कल से एग्जिट पोल्स की जो चर्चा हो रही थी, आम आदमी पार्टी के चुनाव हारने की जो बात हो रही थी, उसको पलट दिया। खरीद फरोख्त का इल्जाम लगा के नैरेटिव बदल दिया। आज दिन भर केजरीवाल के आरोपों की चर्चा होती रही, एग्जिट पोल की बात किसी ने नहीं की। लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि कल क्या होगा। दिल्ली की जनता किसे चुनेगी, अगली सरकार किसकी बनेगी। काउंटिंग से एक दिन पहले बीजेपी खेमे में क्या हलचल है, बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट क्या कहती है, यह जानने के लिए देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, क्या सुन रहे हैं आप बीजेपी के सर्कल से? और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है बीजेपी के नेताओं में रजत जी, और न सिर्फ दिल्ली बीजेपी के नेताओं में बल्कि राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के जो नेता हैं उनसे भी अगर बातचीत कीजिए तो ये समझ में आ रहा है कि पूरा भरोसा जता रहे हैं, और उस भरोसे के पीछे वजह भी जता रहे हैं। सबसे पहले नंबर्स की बात कर लें, जो भरोसा वो जता रहे हैं तो उसमें अलग अलग नेताओं से जो फीडबैक लिया जाए उस पर ये दावा है कि कम से कम 40 और अधिकतम 50 सीटें तक बीजेपी जा सकती है। हालांकि इसमें दिलचस्प ये है कि बीजेपी ने जो फोकस किया इस चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव के 7 सीटों के अंतर्गत जिन 52 सीटों पर पार्टी को बढ़त हासिल हुई थी, उन 52 में 2 और जोड़ के यानी कि 54 सीटों पर ही बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है, पूरी ऊर्जा लगाई है। कोशिश ये थी कि उस माहौल को जो कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में था उसको रिटेन कर लिया जाए। तो और दूसरी चीज़ की बूथ के हिसाब से भी रजा जी देखें तो जो 13,000 के आसपास बूथ है दिल्ली में, उन 13,000 में सही मायने में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत तकरीबन 8 से 9,000 बूथ पर ही लगाई है। जहां पार्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी वहां उसने अपनी ऊर्जा को नहीं गंवाया है। जो फैक्टर्स वो मान के चल रहे अपने पक्ष में, उसमें ये है कि एक तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, दूसरा 6 महीने पहले से बीजेपी का माइक्रो बूथ मैनेजमेंट को लेके काम करना, तीसरा पूर्वांचल के वोटर्स हो या झुग्गी झोपड़ी के वोटर्स हो जो कि लोकसभा चुनाव में मोदी के पक्ष में रहते हैं लेकिन राज्य में विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल के पक्ष में चले जाते थे, उनके भीतर ग्राउंड लेवल पे काम करना, विस्तारक भेजना। चौथी चीज़ की आम आदमी पार्टी की जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स है
उसको भी उसी रूप में काउंटर करना है। जैसे उसने अगर 2100 रुपये को लेकर महिलाओं के लिए सम्मान राशि की बात की, तो बीजेपी की तरफ से 2500 रुपये की सम्मान राशि की बात। अरविंद केजरीवाल की छवि पे दाग लगना, उसको भी पार्टी ने खूब भुनाया। पंजाब में किस प्रकार से वायदे को पूरा नहीं किया गया और नरेंद्र मोदी कैसे वायदे को पूरा कर देते हैं, उस नैरेटिव को भी लेके जाना। तो इन सारे फैक्टर्स के आधार पर बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि इस बार के चुनाव में उसकी बहुत अच्छी संभावना है, वो अपने दम पे सरकार बनाने जा रही है। हालांकि इसमें बड़ी बात ये ज़रूर रहती है कि जो बहुत लाउड वोटर्स हैं या माहौल वैसा नज़र आ रहा है, क्या ईवीएम पर भी वैसा रहा या साइलेंट वोटर्स ने कुछ और कमाल कर दिया है, वो एक थोड़ा सा फैक्टर जरूर नजर आता है। लेकिन ओवरऑल रजत जी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है बीजेपी के नेताओं में। जी देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी का क्या हाल है, ये जानने के लिए भास्कर मिश्रा के पास चलते हैं। भास्कर, केजरीवाल ने हार नहीं मानी, एग्जिट पोल चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वो अपनी पार्टी के नेताओं से क्या कह रहे हैं, उम्मीदवारों को क्या स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कह रहे हैं? और देखिए, ना तो अरविंद केजरीवाल ने हार मानी है, ना पार्टी ने हार मानी है। कल के लिए तैयारी शुरू हो गई है, मंच लगाए जा रहे हैं और पार्टी को उम्मीद है कि बहुमत का आंकड़ा आसानी से क्रॉस कर लेंगे। 40 से 45 सीट कहीं नहीं जा रही है, इस तरह की बात पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडरशिप है उनमें है और इसको लेके आश्वस्त हैं। तमाम विधायकों को ये कहा गया कि 50 के आंकड़े के आसपास हम हैं, सबसे फीडबैक ली गई है और अगर इंटरनल बात करें तो पार्टी ये मान के चल रही है 40 से 45 सीट आ रही है, सरकार हमारी बन रही है, उसी हिसाब से तैयारी की जा रही है। जी भास्कर, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस को बहुत उम्मीद तो नहीं है। संदीप दीक्षित ने तो कल ही कह दिया था कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनेगी। अब कांग्रेस में क्या चल रहा है, एक बार हम चलते हैं इंडिया टीवी के संवाददाता विजय लक्ष्मी के पास। विजय, क्या सुनाई दे रहा है कांग्रेस के सर्कल्स में? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है तो सिर्फ दर्जन भर सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने फोकस किया और कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपना वोट प्रतिशत रजत जी बढ़ाना चाहती है इस चुनाव में। और ये जो दर्जन भर सीटें हैं, यहाँ पर भी उन्होंने उन सीट्स को आइडेंटिफाई किया है जहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत थी। कांग्रेस पार्टी मानती है कि अगर आम आदमी पार्टी हार जाती है और बीजेपी सरकार बना लेती है तो ऐसे में 5 साल के बाद का जो चुनाव होगा वो एक नेशनल पार्टी वर्सेस दूसरी नेशनल पार्टी होगा, जिसका उनको फायदा होगा। साथ ही अगर आम आदमी पार्टी कमजोर होती है तो कांग्रेस को लगता है उसका संगठन मजबूत होगा। और आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता लीगल बैटल्स लड़ रहे हैं और अगले 5 साल में अगर ये लीगल बैटल्स जारी रहती हैं तो उनको लगता है कि उसके नेतृत्व पर उसका असर होगा, जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। तो कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत को घटाने के लिए उसने ये चुनाव लड़ा है। कांग्रेस के नेता मानते हैं कि अगर 7% का आंकड़ा वो लोग टच कर लेते हैं तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने में बड़ी मुश्किल होगी और लड़ाई नेक टू नेक हो जाएगी। और ये जो 12 सीटें कांग्रेस पार्टी ने आइडेंटिफाई की, उसमें वो उम्मीद कर रहे हैं कि 8 से 10% का वोट परसेंटेज कांग्रेस पार्टी जरूर टच कर लेगी। 2 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को उम्मीद है, उसमें एक बादली की सीट है जहां से देवेंद्र यादव जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उम्मीदवार हैं, और दूसरी सीट कस्तूरबा नगर की है जहां से अभिषेक दत्त जो कि पहले काउंसलर भी थे उनकी सीट है। ये 2 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि ये 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। कांग्रेस को लगता है कि उनका खोया जो वोट बैंक है वो भी कुछ हद तक वापस आएगा, खासतौर से दलित वोट बैंक जो आम आदमी पार्टी को खिसक गया था, कांग्रेस पार्टी से उनकी तरफ चला गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो ये चुनाव लड़ा वो मोस्टली कैंडिडेट बेस्ड चुनाव था। पार्टी के स्तर पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स कहीं पर दिखे नहीं और अभी तक कोई फीडबैक, हमने काफी सारे कैंडिडेट से बात की, कोई फीडबैक सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा नहीं लिया गया है कि किस तरह का उनका चुनाव रहा, क्या डायनेमिक्स रहे, क्या उनको उम्मीद है अपनी सीट से। तो अभी तक इतना समय निकल गया, कल नतीजों का दिन है, कोई फीडबैक भी नहीं हुआ है, तो बहुत उम्मीद नहीं है। लेकिन वोट प्रतिशत बढ़े, इसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये चुनाव लड़ा। विजय, आपने बिल्कुल ठीक एनालाइज किया। वोट परसेंट बढ़ाने के लिए कांग्रेस भी जानती है कि दिल्ली में सरकार बनाना, मेजोरिटी लाना अभी उसके बस का नहीं है। इस बार दिल्ली के चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है मुस्लिम वोट किधर जा रहा है। मुस्लिम इलाकों में इस बार मुकाबला बेहद कड़ा दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस बार पूरी ताकत लगाई। दिल्ली के मुस्लिम बहु सीटों पर हमारे संवाददाता शोएब रजा लगातार नजर बनाए हुए थे और शोएब इस वक्त हमारे साथ हैं। शोएब, मटिया महल, ओखला, सीलमपुर, बल्ली मारान, ये ऐसी सीटें हैं जिन्हें मुस्लिम सीटें कहा जाता है, जहां मुस्लिम वोट ज्यादा हैं, लेकिन पोलिंग परसेंटेज इस बार गिरा है, कम हुआ है।
तो इसका क्या मतलब लगाया जाए? बिल्कुल, देखिए 2020 में 5 मुस्लिम जो विधायक थे वो चुने गए थे और 5 आम आदमी पार्टी के थे, लेकिन इस बार चीज़ें अलग नज़र आ रही है। खासतौर पर जिन 2 सीटों पर AIMIM ने अपने उम्मीदवार उतारे और ज़बरदस्त प्रचार किया, असदुद्दीन ओवैसी ने, उनकी पार्टी के नेताओं ने, मुस्तफ़ाबाद और ओखला, यहाँ के आम आदमी पार्टी के समीकरण बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ओखला में जो वोटिंग परसेंटेज है यकीनन वो पिछले अगर 2020 के मुकाबले देखें तो कम ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं समीकरण आम आदमी पार्टी के बिगड़ गए हैं, ये लोग मानकर चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई और इसके लिए MIM की अगर बात करें तो उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट मिला है। अब यही वजह है कि यहाँ आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो श्योर नहीं है कि उनकी जीत होगी या नहीं होगी। अब कल का ही इंतज़ार इस सीट पर कर रहे हैं। इसी तरह से मुस्तफ़ाबाद की बात करें तो वहाँ भी आम आदमी पार्टी का जो समीकरण है MIM ने बिगाड़ दिया है और ताहिर हुसैन को वहाँ टिकट दिया गया था, जो दिल्ली दंगों के आरोपी भी है। वहाँ भी ज़बरदस्त तरीके से MIM ने प्रचार किया और वहाँ भी इस तरह का समीकरण है कि जो ग्राउंड पर नज़र आ रहा है कि अच्छा खासा वोट मिला है ताहिर को भी और आम आदमी पार्टी की तरफ भी। हालांकि मुस्लिम वोट वहाँ कुछ गया है, लेकिन इस हद तक नहीं गया कि वो निर्णायक एक तरीके से भूमिका अदा वहाँ आम आदमी पार्टी के लिए करे और इसका फायदा वहाँ बीजेपी को मिल सकता है और बीजेपी के जो कैंडिडेट है उसको बढ़त हासिल हो सकती है वोटों का बंटवारे की वजह से। इनके अलावा जो 3 सीटें जहाँ पर चाहे मटिया महल हो या बल्ली मारान या सीलमपुर की बात करते हैं तो यहाँ आम आदमी पार्टी को वोट मिला है मुसलमानों का। कुछ परसेंट वोट जो कांग्रेस की तरफ गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी को यहाँ पर ज़्यादातर जो मुस्लिम है, क्योंकि कोई और जो पार्टी का ऑप्शन था, कई लोगों से हमारी बात हुई तो वो ये कहते नज़र आए कि यहाँ पर किसी तरह का दूसरा ऑप्शन नहीं था। कांग्रेस उस तरह से लड़ती हुई नहीं दिखाई दी जिस तरह से उसको लड़ना चाहिए था और इसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी ने इन सीटों पर उठाया। वहीं जंगपुरा, बाबरपुर की बात करते हैं इन सीटों की, यहाँ निर्णायक भूमिका में भले ही मुस्लिम ना हो, लेकिन इस हद तक मुस्लिम जो वोटर है वो अपनी भूमिका निभाते हैं कि किसी की भी जो जीत है उसको बढ़ा सकते हैं या वोट का जो परसेंटेज है जीत का उसको बढ़ा सकते हैं। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें पैदा हुई है जंगपुरा में, हमारी बहुत सारी बातचीत हुई। फरहाद सूरी ने वहां मुस्लिम वोट हासिल करने में कामयाबी हासिल किया काफ़ी हद तक, क्योंकि निजामुद्दीन बस्ती और आसपास के इलाके हैं कि और इससे कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो बड़ी है। ग्राउंड पर यह नज़र आ रहा है, हालांकि नतीजा तो कल ही आएगा। इसका अंदाज़ा इस तरह से भी लगा सकते हैं कि मनीष सिसोदिया ने इकरा हसन और दूसरे जो मुस्लिम नेता है समाजवादी पार्टी के उनको भी बुलाया था कि आप प्रचार कीजिए मेरे लिए, लेकिन फिर भी फराज सूरी को वहां काफी सपोर्ट मिला है मुस्लिम वोटों का, तो उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को यहां नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसीलिए सीट भी फंसी हुई है। वहीं बाबरपुर और दूसरे जो इलाके हैं, चाहे सीमापुरी हो या दूसरे इलाके जहां पर 15 से 20% तक जो मुस्लिम वोटर है, वहां भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो वोटर है वो कुछ बढ़ता नजर आया। हालांकि बड़ा जो प्रतिशत है इन इलाकों में वो आम आदमी पार्टी के साथ रहा। तो जो 5 विधायक चुने गए थे आम आदमी पार्टी के 2020 में, यकीनन वो इस बार लग रहा है कि 5 तो नहीं रहेंगे, वो 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। मुस्तफाबाद की सीट को लेकर बीजेपी या जो दूसरे लोग हैं वो अब ये कह रहे हैं कि शायद वो सीट उनके खाते में आ सकती है। वोटों का बंटवारा इस तरह से हुआ है, तो ये स्थिति है। जो एक मुश्त वोट 2020 में मुस्लिम मिला था वो इस बार आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शोएब, आपने बहुत अच्छा एनालाइज किया और बिल्कुल तस्वीर कम शब्दों में खोलकर सामने रख दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रिपोर्टर्स की बात मैंने आपको सुनवाई, उनका असेसमेंट आपने सुना। दूसरा असेसमेंट होता है एग्जिट पोल्स का। तो एग्जिट पोल को एक बार समझ लें, कुल 14 एग्जिट पोल्स आए और 12 एग्जिट पोल्स का दावा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। आज CSDS का एग्जिट पोल आया। इस एग्जिट पोल में सीटों की संख्या तो नहीं असेस की गई है, लेकिन यह दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट 56% से गिरकर 41% रह जाएगा। बीजेपी का वोट परसेंट 33% से बढ़कर 46% हो जाएगा। CSDS के मुताबिक कांग्रेस का वोट शेयर भी 4% से बढ़कर 9% हो जाएगा। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी का वोट शेयर 15% गिर सकता है और बीजेपी का वोट शेयर 13% बढ़ सकता है। इस एग्जिट पोल का संकेत है कि दिल्ली में बदलाव होगा, लेकिन ये सब अंदाजे हैं, संकेत हैं। असली नतीजे आप जानते हैं कल सुबह आएंगे और ये नतीजे आप तक तेजी से पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी ने खास इंतजाम किए हैं। हर इलाके में हमारे रिपोर्टर्स अपडेट देने के लिए मौजूद होंगे।
स्टूडियो में एक्सपर्ट्स होंगे जो काउंटिंग के ट्रेंड और नतीजों का एनालाइज करेंगे, उसका मतलब समझाएंगे। कल सुबह 6 बजे से हमारा ये स्पेशल शो आप देख सकते हैं इंडिया टीवी पर, सबसे तेज नतीजे। दिल्ली कौन जीतेगा, कल सुबह 6 बजे से लगातार इंडिया टीवी पर। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर उंगली उठाई। राहुल गांधी सुप्रिया सुले और संजय राउत के साथ मीडिया को एड्रेस करने आए। आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में 39 लाख वोटर जोड़े गए। ये सारे वोट बीजेपी को मिले, इसलिए बीजेपी असेंबली इलेक्शन में जीत गई। राहुल गांधी ने कहा वो चाहते हैं कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट वोटर्स के नाम, पते और उनके फोटो के साथ कांग्रेस को दे, जिससे सारी स्थिति साफ हो जाए। कामठी विधानसभा, यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। राहुल गांधी दावा तो कर रहे थे कि वो फैक्ट्स और फिगर्स साथ में लेकर आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो फैक्ट्स और फिगर्स बार बार बदलते रहते हैं। पिछले 3 हफ्ते में राहुल गांधी 3 बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट की हेराफेरी का मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन हर बार उनके फिगर्स बदल जाते हैं। 18 जनवरी को पटना की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ वोटर बढ़ गए। 3 फरवरी को उन्होंने लोकसभा में तकरीर की, वहां कहा महाराष्ट्र में 70 लाख वोटर बढ़ गए। आज उन्होंने कहा 39 लाख वोटर बढ़ गए। अब यह समझना मुश्किल है कि इसमें से कौन सी फिगर सही है। मैं आपको राहुल गांधी के ये तीनों बयान सुनवा देता हूं तो आपको समझ आ जाएगा वो क्या कहना चाहते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड विधानसभा वॉज द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल। द एंटायर पॉपुलेशन, almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। अब दूसरा सवाल यह कि राहुल गांधी ने जो इल्जाम लगाए उस पर चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया। आज चुनाव आयोग ने कहा कि वो राजनीतिक दलों को चुनाव की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा मानता है, उन्हें शिकायत करने का हक है। इसलिए जिन लीडर्स ने इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठाए हैं उनके जवाब फैक्ट्स और फिगर्स के साथ दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने यह बात ट्विटर पर लिखी, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैमरे पर आकर राहुल गांधी को जवाब दिया। फडणवीस ने कहा कल दिल्ली के नतीजे आएंगे, कांग्रेस का सफाया होना तय है, इसलिए राहुल गांधी ने आज से ही हार की भूमिका बनानी शुरू कर दी है। फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी के आरोपों में कोई दम नहीं है, अच्छा होता वो
आत्मचिंतन करते, वरना कांग्रेस का बेड़ा गर्क होता रहेगा। वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा। शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की हार से महाविकास आघाड़ी को करंट लग गया है और राहुल गांधी इससे उबर नहीं पा रहे, तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। बेहतर होगा राहुल गांधी बीती बातें भूलकर आगे आने वाले चुनावों की तैयारी करें। ये जो विधानसभा में जो उनकी हार हुई है महाविकास आघाड़ी की, उसमें से वो बाहर नहीं निकले, वो सदमे में से। वो इतना बड़ा शॉक उनको लगा है, इतना 440 वोल्ट का, कितने का होता है 440 वोल्ट का शॉक बैठा है। अब उसमें बाहर निकलो, आगे के चुनाव की तैयारी करो, लेकिन उनको ये पता ही नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी हार कैसे हुई। अरे बाबा, 2.5 साल हमने जो काम किया है उस काम का ये नतीजा है। हार को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम हारते हैं तो हम कहते हैं ये लोगों का दिया हुआ कौल है, लेकिन वो जब हारते हैं तो ईवीएम को गाली देते हैं, चुनाव आयोग को गाली देते हैं, कोर्ट तक को गाली देते हैं, और अभी तो कहते हैं ये वोटर लिस्ट फर्जी है। अभी इनको इनके पैरों तली जमीन खिसक चुकी है, इनको आरोप के सिवा कुछ आता नहीं है। आरोप लगाएंगे जितना, उतना पब्लिक इनको हराएगी। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ने जो उन्हें लिख कर दिया उसको स्टडी नहीं किया, उनकी टीम ने भी खास रिसर्च नहीं की, इसलिए उनके फैक्ट्स और फिगर्स गड़बड़ हो गए। मैंने इलेक्शन कमीशन के फिगर्स देखे हैं। 2009 में कांग्रेस की सरकार थी। 2009 से 2014 के विधानसभा चुनाव के बीच, लोकसभा विधानसभा के चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में करीब 75,60,000 वोट बढ़े थे। 2014 से 2019 के असेंबली इलेक्शन के बीच करीब 63,10,000 वोट बढ़े। फिर 2019 से 2024 के विधानसभा चुनाव के बीच करीब 71,84,000 वोट बढ़े। पैटर्न सेम है, आंकड़े मैंने आपको बता दिए। अब आप खुद तय करें कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है या नहीं, इन आरोपों में कितना दम है या नहीं। राहुल गांधी जिस वक्त महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी की बात कर रहे थे, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस के अलायंस पार्टनर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद दिल्ली में एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो सब एकजुट हैं। उद्धव की पार्टी का कोई सांसद पार्टी छोड़ नहीं रहा है। असल में पिछले कई दिन से महाराष्ट्र में यह चर्चा गर्म है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ संपर्क में हैं और वो कभी भी पाला बदलकर शिंदे के साथ जा सकते हैं। फडणवीस सरकार में मंत्री और शिंदे की शिवसेना के नेता उदय सामंत ने यह कहकर इन अटकलों को हवा दे दी थी कि उद्धव की पार्टी के 1-2 नहीं 6 सांसद जल्दी ही एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई देंगे। उद्धव की पार्टी के लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 2 एमपीज हैं। पार्लियामेंट के बजट सेशन की वजह से सभी एमपीज दिल्ली में थे, इसलिए 11 में से 8 सांसद एक साथ कैमरे के सामने आए और दावा किया कि उनकी पार्टी के सभी सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं, एकजुट हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। अरविंद सावंत ने कहा कि फडणवीस और शिंदे की सरकार के मंत्रियों पर तरह तरह के इल्जाम लग रहे हैं, उनके मंत्रियों के बीच खींचतान मची हुई है, इसलिए वो लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर गलत है।
आप जानते हो कल ही हमारे पार्लियामेंट में शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी को कार्यालय के लिए जगह मिली, हमने उसका उद्घाटन किया। सभी सांसद 11 के 11, 9 हम लोग, 9 2 11, 2 हमारे राज्यसभा के सांसद सभी वहां उपस्थित थे। अब ऐसी स्थिति में जब सब कुछ अच्छा चल रहा है और उनके ऊपर ही आरोप हो रहे तो फिर खबरें घुमाए कैसे? तो ये खबर छोड़ दीजिए। और ये खबर इसलिए छोड़ी, इसलिए हमने आज सभी आपके सामने बैठे शिवसेना का एक भी सांसद कहीं गया नहीं, वो 100% शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी के साथ में है और निष्ठापूर्वक है। और जिनके पैरों तले मिट्टी जमीन हिल रही है, ना यहाँ कारोबार ठीक हो रहा है, ना राज्यों में कारोबार हो रहा है ठीक हो रहा है। मंत्रियों पर भ्रष्टाचारों के आरोप हो रहे हैं, वहाँ इतनी बड़ी संख्या में आने के बावजूद भी ठीक से चल नहीं रही है। फिर ये कैसे करेंगे? तो फिर हवा चला दो। लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत ने कहा, यह सब दिखावा है, कोई पार्टी छोड़ने से पहले ढोल बजाकर इसका ऐलान नहीं करता। 3 महीने के अंदर ऑपरेशन टाइगर कामयाब होगा। मैं आज भी कह रहा हूं कि कई एमएलए, कई एमपीज माननीय एकनाथ शिंदे साहब के संपर्क में हैं। आज आप नागपुर में रहते हो इसलिए बार बार ऑपरेशन लोटस बोल रहे हो, लेकिन ऑपरेशन टाइगर है। लेकिन कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। माननीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो काम हुआ है, इसके लिए लोग रियलाइज हो गए यूबीटी के कि एकनाथ शिंदे साहब का ही नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। और मैंने ये भी बोला था कि अगले 3 महीने में जो एक्स एमएलए है, वो बहुत एक्स एमएलए यूबीटी का नेतृत्व छोड़ के माननीय एकनाथ शिंदे साहब का नेतृत्व स्वीकार करने वाले हैं। आज एकनाथ शिंदे से भी ऑपरेशन टाइगर के बारे में पूछा गया, वो हंसे और कहा उनसे सभी पार्टियों के नेता मिलते रहते हैं, इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, लेकिन जल्दी ही एक बार फिर साफ होगा कि असली टाइगर है कौन। अरे शिवसेना यही टाइगर वाली पार्टी है। शिवसेना टाइगर की, वाघ की पार्टी है। असली वाघ और नकली वाघ ये आपको मालूम है। अरे भाई देखो, मेरे साथ तो सब लोग मेरे से बात करते हैं, सब पार्टी के लोग मेरे से बात करते हैं, क्योंकि मैं काम करने वाला हूँ। विकास निधि के लिए या और कुछ काम के लिए हर पार्टी के लोग मेरे से संपर्क में रहते। इसका आप राजनीतिक अर्थ क्यों निकालते हो? अरे मैं वर्षा में था तभी भी दरवाजे खुले थे, अभी इधर है, इधर भी दरवाजे खुले हैं। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुंबई में एक कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे को चैलेंज किया। उद्धव ने कहा, अगर एकनाथ शिंदे और बीजेपी में हिम्मत है तो ईडी सीबीआई को साइड करके उनका एक भी सांसद तोड़कर दिखाएं। आज सूर्याजी काय बातमी सकाळी एकदम सोडून दिली होती कि आज सुबह सुबह एक खबर छोड़ दी, शिवसेना के 6 से 7 सांसद फूटेंगे और अगर हिम्मत है तो फोड़ कर दिखाओ। लेकिन शिवसैनिकों के संयम की परीक्षा मत लीजिए। फोड़ा फोड़ी करते हुए किसी दिन आपका सर फूटेगा। तरी तुमचं डोकं फुटेल। और मेरा तो आह्वान है कि अगर तोड़ फोड़ करना है तो पुलिस, ईडी, सीबीआई बगल में करिए। और अगर मर्द की औलाद है, हिम्मत है, तो फिर हमारे एक शिव सैनिक को तोड़कर दिखाइए। मैं आपका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। एक भी तोड़कर दिखाओ। पैसा, ईडी, सीबीआई का डर दिखाओ। अरे कैसे तुम मर्द की औलाद हो? संजय राउत ने सही कहा, नकली बाप की औलाद। अरे हिम्मत ही नहीं है। नकली बापाची औलादी संजय राउत बोलले थे, बरोबर है। तोड़फोड़ करने के मामले में एकनाथ शिंदे का रिकॉर्ड सबने देखा है, वो करके दिखा चुके हैं। पिछली बार जब शिंदे ने शिवसेना में सेंध लगाई थी तो कोई नहीं जानता था कि पब्लिक इस पर कैसे रिएक्ट करेगी। ज्यादातर लोग मानते थे कि शिंदे की इमेज खोखा चोर की है, इसलिए सिंपैथी उद्धव को मिलेगी। पर विधानसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया कि जनता ने उद्धव और शिंदे के बीच में से शिंदे को चुना, उनको सपोर्ट किया। जहां तक एमएलएज और एमपीज का सवाल है, वो उसी के साथ खड़े होते हैं जो उन्हें चुनाव जिता सके। अब अगर ऑपरेशन टाइगर हो जाए, मातोश्री में एक बार फिर से सेंध लग जाए, तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं प्रयागराज के महाकुंभ के बारे में। यहां तीनों अमृत स्नान हो चुके हैं। अखाड़ों के ज्यादातर साधु संत लौटना शुरू हो गए हैं, लेकिन मेला क्षेत्र में अभी भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है।
आज महाकुंभ मेले का 26वां दिन है और अब तक संगम में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 40 करोड़ को पार कर गया है। आज महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं के साथ साथ बहुत सारी जानी मानी हस्तियां थी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संगम में डुबकी लगाई, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह और बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने भी महाकुंभ में गंगा स्नान किया। आरिफ मोहम्मद खान तो कल ही संगम नगरी में पहुंच गए थे। उन्होंने वहां परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ गंगा आरती की और इसके बाद रात में पूरे मेला क्षेत्र में घूमे, वहां पर श्रद्धालुओं से बात की। आज बोट के जरिए संगम पहुंचे, गंगा जल से आचमन किया और इसके बाद इंडिया टीवी के साथ बातचीत करते हुए आरिफ ने कहा कि अगर भारत के दर्शन करने हो तो कुंभ में आइए। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा अगर सनातन को समझना है तो कुंभ में आइए, जिसे भारतीय दर्शन, भारत की अनेकता में एकता देखनी हो उसे भी महाकुंभ में आना चाहिए। कुंभ केवल इसके लिए नहीं है कि हम इस वक्त आए और यहाँ पे एक डुबकी लगाई या अपनी आस्था श्रद्धा व्यक्त की। यहाँ कहा गया है देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। मानव देह जो है ये देवालय है, एक बुनियादी चेतना कि हम सबके अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा निवास करता है। इसलिए हर मानव हमारे लिए माधव है और उसका व्यवहारिक प्रदर्शन कहीं पर होता है तो वो कुंभ में होता है। ये प्राचीन संस्कृति है, लेकिन मृत्युंजय है। ये मृत्युंजय इसीलिए है कि ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती इंसानों के बीच में। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा गया है मनसा एवा इदम आपता व्यम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। जो विविधताएं और नानत्व आपको नजर आता है ये तथ्य है। हमें कहा गया इसका आदर करें, इसको स्वीकार करें विविधता को, लेकिन उसके साथ ये कहा गया है कि इसके असल चीज़ जो है वो इसके पीछे छुपी हुई एकात्मता है। और जो कोई इस विविधता को जो हमें संसार में दिखती है, इस विविधता को जो कोई सत्य जानेगा वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, उसे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। मुक्ति उसे मिलेगी जो इस विविधता के पीछे छुपी हुई एकात्मता को देखने में सक्षम हो जाता है, जो अपने इस तरह विकास करता है कि वो सबको इस तरह देख सके कि ये देह जो है ये दिव्यता का मंदिर है। तो यही हमारी संस्कृति है। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हम बहुत ज़्यादा एक लंबे समय तक शायद गुलामी में रहने के कारण हम अपनी विरासत से थोड़ा सा हट गए हैं, तो यहाँ आके उसका प्रदर्शन हो जाता है। आप इन श्रद्धालुओं को देखते हैं जो लंबी लंबी दूरियां तय करके, उनके चेहरों पे थकान होती है लेकिन उनका उत्साह एक जैसा बना रहता है। मैंने भी ये अनुभव किया। उनको देखना अपने आप में मैं समझता हूँ महाकुंभ है। तो मैंने कल से मैं आया हूँ और मैंने पूरी तरह इसका आनंद लिया है। आरिफ मोहम्मद खान से संस्कृत के श्लोक सुनकर, उनसे महाकुंभ की महिमा सुनकर कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है, लेकिन मैं आरिफ मोहम्मद खान को बरसों से जानता हूं। वो बड़े स्कॉलर हैं। वो जितना कुरान को समझते हैं उतना ही वेदों का भी उन्होंने अध्ययन किया है। वो इस्लाम को जानते हैं तो सनातन को भी समझते हैं, इसीलिए उनकी बात में गहराई होती है। महाकुंभ में आज आरिफ मोहम्मद खान ने एकता और सद्भावना का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उन लोगों को सबक लेना चाहिए जो समाज को मजहब और जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको गौतम अडानी के बेटे जीत अडानी की शादी का वीडियो दिखाता हूं। दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक गौतम अडानी ने
अपने बेटे की शादी बहुत सिंपल और ट्रेडिशनल तरीके से की है। अडानी के बेटे की शादी एक डायमंड ट्रेडर की बेटी के साथ हुई है, तो भी शादी कोई लेविश या स्पेक्टेकुलर नहीं थी। गिने चुने गेस्ट को इनवाइट किया गया था। लेकिन इस मौके पर गौतम अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए के डोनेशन का ऐलान किया। इस राशि का इस्तेमाल लो कॉस्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, एफोर्डेबल स्कूल्स और ग्लोबल स्किल एकेडमीज बनाने के लिए किया जाएगा। मैं गौतम अडानी को कई साल से जानता हूं, वो हमेशा प्लेजेंट सरप्राइज देते हैं। इस बार उन्होंने जिस सादगी से अपनी बेटी की शादी की वो काबिल तारीफ है। 10,000 करोड़ का डोनेशन दिया, वो भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात है गौतम अडानी ने ऐसी दिव्यांग महिलाओं की मदद करने का काम किया है जिनकी अभी भी शादी हुई है। ऐसी 500 महिलाओं को 10 लाख रुपए की सहायता अडानी की तरफ से दी जाएगी। अगर किसी विवाह की शुरुआत ऐसे मंगल काम से होती है तो ये एक शुभ संकेत है। अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। गौतम अडानी जब आपकी अदालत में आए थे तो भी उन्होंने एक प्रेजेंट सरप्राइज दिया था। उन्होंने बताया था कि अपना 60th बर्थडे उन्होंने अलग अंदाज में मनाया था। 60 साल के होने पर अडानी ने 60,000 करोड़ रुपए जन कल्याण के लिए डोनेट किए थे। 60,000 करोड़ रुपए हॉस्पिटल बनाने, स्कूल और कॉलेज खोलने और इसके डेवलपमेंट के काम में लगाए गए हैं। बेटे की शादी के वक्त 10,000 करोड़ का दान इन्हीं कामों को और आगे बढ़ाने में किया जाएगा। यह अच्छी बात है कि अडानी के बेटे के वैवाहिक जीवन की शुरुआत ऐसे मंगल काम से हुई है। गौतम अडानी और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।